Good morning and welcome to all the viewers. As you are aware that question and answer series on land law is going on. आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, जो कि आप लोग बराबर इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं और अपने अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पिछला लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूँ। कुछ प्रश्न उसमें रह गए थे और उसके बाद भी कुछ प्रश्न आ गए हैं। आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहूँगा, जिसमें से मुख्य रूप से सभी प्रश्न यूट्यूब पर के हैं और संभवतः 1 या 2 प्रश्न व्हाट्सएप पर पूछे गए हों। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो शॉर्ट में पूछे गए हैं, बहुत शॉर्ट में जिसका रिप्लाई था, तो मैंने प्रयास किया है कि यूट्यूब पर ही उसका शॉर्ट में रिप्लाई दे दें, या किन्हीं को व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई मिल गया होगा। जिनको रिप्लाई मिल गया होगा तो अच्छी बात है। जिनको रिप्लाई नहीं मिला हो या रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सभी प्रश्नों का भी, जिसका छोटा सा उत्तर या आंशिक उत्तर दिया गया हो या फुल बस उत्तर नहीं दिया होगा, वो सभी को आज के लेक्चर में हम समाहित कर रहे हैं और क्रमवार तरीके से सभी प्रश्नों का हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सत्येंद्र कुमार, नंबर 1 लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, इन्होंने नहीं लिखा है और प्रश्न कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने यूट्यूब पर जो लिखा उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, वेरी गुड डायरेक्शन। अभी किस दिशा में कह रहे हैं वेरी गुड डायरेक्शन? हो सकता है कि इन्होंने कोई दिशा निर्देश के लिए अनुरोध किया हो, मैंने कोई डायरेक्शन दिया हो, उनको अच्छा लगा, ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, आपने अपना उद्गार व्यक्त किया है, लेकिन प्रश्न इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद फिर @सुकुमार 9085 दूसरे व्यक्ति हैं जो यूट्यूब पर जो अपना रेफरेंस दिए हैं @सुकुमार करके 9085। इन्होंने कोई प्रश्न नहीं भेजा है, धन्यवाद सिर्फ थैंक्स लिखा है अंग्रेजी में, तो आपको भी धन्यवाद सुकुमार जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद रहमत 2472। इन्होंने भी कोई प्रश्न नहीं किया है और कहाँ से ही प्रश्न करते हैं या क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने धन्यवाद दिया है, थैंक्स लिखा है, तो आपको भी रहमत साहब धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करता है @casualty 3641। अब इससे तो कुछ पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति हैं, कहाँ से प्रश्न किए हैं और क्या करते हैं, लेकिन इनका प्रश्न बड़ा सीधा और सटीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इनका प्रश्न है कि गोरैती को रैती में बदला जा सकता है कि नहीं। तो पहले ये जानना चाहिए कि गोरैती क्या होता है। अगर आप मेरा लेक्चर लगातार फॉलो करते रहे हैं और ख़ास करके बीटी एक्ट का लेक्चर सब सुने हैं, तो उसमें आप गोरैती के ऊपर जरूर सुने होंगे, या बाद में भी सर्वे वाला लेक्चर में भी या खतियान वाला लेक्चर में भी गोरैती के बारे में चर्चा हुई है। गोरैती गोरैत शब्द से बना है। गोराइत जो होता था उस जमाने में जमींदार के समय, जमींदार के यहाँ वो एक तरह का मार्शल के रूप में काम करता था, मसल मैन, लाठी लेने वाला, उसको कहीं कहीं बराहिल भी बोलते थे। वो गोराइत जाति एक पासवान जाति है, जनरली उसको जाति सूचक लोग भी गोराइत को पासवान ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं। गोराइत एक पद था, वो गोराइत एक पद था जमींदार के यहाँ, उस पर उसकी पोस्टी होती। संयोगवश हो सकता है कहाँ से ही शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, जो पासवान जाति के लोग हैं वो ज़्यादा हट्ठे कट्ठे होते थे, मजबूत होते थे और दृढ़ संकल्प वाले होते थे और अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे, लड़ाकू होते थे। इस कारणवश जमींदार लोग उनको अपने यहाँ सर्विस में रखते थे। उनका काम ही यही था, देखभाल करना, रक्षा सुरक्षा करना। किसी रैयत को पकड़ के लाना है, कोई बदमाश है तो, क्योंकि उनको शासन व्यवस्था भी देखना पड़ता था। जमींदार के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, और शुरू शुरू में जमींदारी प्रथा में जमींदार लोग न्यायिक व्यवस्था भी सारा देखते थे, कचहरी लगाते थे, तो कचहरी में सारा काम सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, सारा मैटर सब देखते थे।
तो उनको सब तरह का स्टाफ रखना पड़ता था। गुमास्ता और पटवारी रहता था रेवेन्यू मैटर के लिए और काम कचहरी का काम करने के लिए। तो गुमास्ता होता था वो ड्योढ़ी पर या कचहरी पर आता था। पटवारी है जो फील्ड में जा जा करके ये काम करता था, रसीद काटता था। या गुड़ाइत लोग जाता था पटवारी के साथ, उसका फाइल का हिफाजत करता था। या किसी रैयत को पकड़ के लाना है, कोई बदमाशी किया तो उसको सजा देना है, तो उसके थ्रू वो काम लिया जाता था। तो ये सब एक सेवा का कार्य जो करता था, वो जमींदार के सर्विस में जो रहता था व्यक्ति गुड़ाइत, तो उसको सैलरी नगद नहीं दिया था। उस जमाने में रुपये की कमी होती थी, कैश कम होता था, काइंड में ही ज़्यादा काम होता था। तो उन लोगों को काम करने के एवज में मुशाहरा नहीं दे करके जमीन जमींदार दे देता था कि आपको 2 बीघा जमीन, 4 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन दे दिए, जब तक आप सर्विस करते रहेंगे ये जमीन आपका रहेगा। या ऐसा भी रहता था कि एक बार बहाल हो गए तो उनको फॉर एवर के लिए दे दिया गया। तो एक तरह का वो ग्रांट है, वो बीटी एक्ट में उसका प्रावधान बना हुआ है धारा 181 में। वो जो ग्रांट मिल गया वो सदा सर्वदा के लिए मिल जाता था, या जो व्यक्ति सर्विस में रहता था उसको मिल जाता था, तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसका एक तरह से वो रैयत हो गया। जमींदार ने उसको दे दिया काम करने के एवज में, इसलिए उससे जमींदार मालगुजारी नहीं लेता था। लेकिन वो जिस गोड़ाइत को, जिस व्यक्ति को दिया गया वो जमीन एक तरह से उसका रैयती हो गया, वो उस जमीन का रैयत बन गया ग्रांट के जरिए। जमींदार के आदेशानुसार वो रैयत उसका मालिक हो गया, वो रैयत हो गया, और वही उसको जोतेगा कोड़ेगा। जब वो मर जाएगा तो उसका बाल बच्चा उसको जोते कोड़ेगा। अगर उसको जरूरत हुआ तो उसको वो बेच भी सकता है, या उसका बाल बच्चा भी बेच सकता है। यानी कि ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है। तो ये इसको जागीर बोलते हैं। जहाँ पर कि जमींदार लगान नहीं लेता था और सर्विस के एवज में देता था, उसको जागीर बोलते थे। और गोड़ाइत को दिया जाता था इसलिए उसको जागीर गोड़ैती भी कहते थे। तो खतियान में या पुराना रिकॉर्ड में जमींदार के यहाँ कहीं कहीं मिलेगा गोड़ैती, सीधे गोड़ैती लिखा रहेगा, या कहीं जागीर गोड़ैती, दोनों एक ही चीज़ हुआ। गोड़ैती जब भी होगा तो वो ग्रांट के रूप में ही होगा, वो जागीर ही होगा जनरली। अपवाद में कहीं हो सकता है मिले, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है। तो आपका जो प्रश्न है वो गोड़ैती रैयती है कि नहीं, तो गोड़ैती वस्तुतः वो रैयती ही है। फर्क इतना ही है कि वो लगान नहीं देता है, न जमींदार उससे लगान लेता है, बल्कि उससे काम लेता है। वो जमींदार के यहाँ काम करता है और उसी के बदले में जमींदार ने उसको एक तरह से दान स्वरूप उसको दे दिया काम करने के एवज में, इसीलिए उसको गोड़ैती बोलते हैं। तो वो गोड़ैती जमीन उस गोड़ाइत के लिए रैयती ही माना जाएगा। अगर वो मर गया तो आज के तारीख में कोई जागीर गोड़ैती जिस भी गोड़ैत को मिला तो जमींदारी उन्मूलन का काफ़ी समय हो गया, तो उसका वारिस जो भी है उसके लिए वो रैयती ज़मीन है। और वो रैयती ज़मीन का अगर वो चाहे लगान लगवाना तो सरकार के यहाँ आवेदन देके लगान निर्धारित करवा सकता है, उसकी इच्छा है। लेकिन सरकार उससे लगान लेने के लिए अधिकारी नहीं है। जमींदारी उन्मूलन के पहले जमींदार को जितना अधिकार था उतना ही अधिकार सरकार को प्राप्त हुआ। तो अगर जमींदार उसको किसी कारण से लगान नहीं लेता था तो सरकार को लगान लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर रैयत चाहता है तो लगान देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करेगा तो लगान निर्धारण कराकर लगान दे सकता है। परंतु अब जब उन्मूलन हो गया जमींदारी का और बिहार सरकार चाहती है कि हम इसका ग्राउंड रेंट दें, लगान नहीं तो ज़मीन जोतते हैं तो कुछ हल्का कम होता है मात्रा में, वो ग्राउंड रेंट वसूल करने का अधिकार सरकार को है। तो उसके लिए भी वो ग्राउंड रेंट फिक्स करके वसूल कर सकती है। तो इसलिए ये कन्वर्सन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि रैयती गोड़ैती को रैयती में बदला जा सकता है कि नहीं, ये स्वतः वो रैयती है ही है, बदलने की कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके प्रश्न का हल हो गया। आपको अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो इसी आधार पर आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपका जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है
सोनू कुमार, ये कहाँ से लिखते हैं और क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है, बिना पार्टीशन जमाबंदी कायम किया है, ब्लॉक बनाए। अभी थोड़ा भेग है, ब्लॉक क्या बनाए पता नहीं है। वीडियो बनाने के लिए ब्लॉक बनाने कहते हैं, क्या कहते हैं, हो सकता है। तो इसमें ब्लॉक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी अलग से वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रश्न थोड़ा स्पष्ट पूछिए। अभी तक जो आपके प्रश्न को शॉर्ट में आपने लिखा है, उससे हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि बिना पार्टीशन के जमाबंदी कायम किया है, यानी कि ऐसी स्थिति होगी अगर 3-4 आदमी है एक संयुक्त परिवार में और बंटवारा नहीं हुआ है और जमाबंदी अलग अलग कायम कर दिया गया है, ये अगर आपका कहने का प्रश्न है तो उससे कोई हर्ज नहीं है। जमाबंदी अलग अलग होने से बंटवारा नहीं माना जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारा का मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं, या आपसी सहमति से बंटवारा का डीड, वसीका बंटवारा का लिख सकते हैं। पार्टीशन डीड जिसको कहते हैं, रजिस्ट्री कचहरी में जा कर के सभी पट्टीदार मिलकर लिख सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि वो जो जमाबंदी कायम हुआ है उसमें सुधार हो जाए, गलत हो गया है, किसी व्यक्ति को 2 बीघा मिलना चाहिए तो उसको 2.5 बीघा मिल गया है, या किसी को अच्छा ज़मीन मिलना चाहिए उसको खराब मिल गया है, या सभी ज़मीन का विभाजन जमाबंदी में प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है और किसी आदमी इस पट्टीदार में से कोई भी व्यक्ति इससे असंतुष्ट है, तो उसका उपाय ये है कि आप जहाँ जमाबंदी का अलग अलग पार्टीशन किया गया है अंचल अधिकारी के द्वारा, तो अंचल अधिकारी के यहाँ ही आपत्ति आप दे सकते हैं कि इस तरह से जो जमाबंदी का बंटवारा किया गया है वो मेरे बिना सहमति के किया गया, बिना हमको सुने हुए किया गया है, उसको पुनः फिर से सुन के उसमें सुधार कर दिया जाए, ऐसा आवेदन आप दे सकते हैं। या सभी पट्टीदार मिलकर सहमति से फिर से बंटवारा का एक चार्ट बना के एससीओ के यहाँ दरखास्त दे सकते हैं कि हम लोग का इस प्रकार से मौखिक विभाजन हो गया है, उसी का एक चार्ट है, उसके हिसाब से जमाबंदी जो पहले से कायम है उसको बदल दिया जाए, उसमें सुधार करके और बंटवारा चार्ट के हिसाब से पुनः जमाबंदी कायम कर दिया जाए। तो ये ऐसा किया जा सकता है। आपका जैसा प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से कार्रवाई करें और कृपया आगे से प्रश्न सुस्पष्ट पूछा करें ताकि जवाब देने में सहूलियत हो और आप समझ भी सकें। उसके बाद प्रश्न है अमित कुमार का, बेगूसराय से। इन्होंने प्रश्न किया है बकास्त से संबंध। बकास्त के बारे में तो बहुत सारा लेक्चर आ चुका है, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि बकास्त पर कोई कंफ्यूजन किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अगर बकास्त के संबंध में कोई भी मन में प्रश्न आवे किन्हीं भी व्यक्ति को, तो सबसे पहले बकास्त पर मेरा 2, 3, 4 जो भी लेक्चर है वीडियो में अवेलेबल है यूट्यूब पर, उसको खोजिए। और इस खोजने में आसानी ये होगी कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब रहने से आपके यहाँ प्ले लिस्ट आसानी से मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो जितना लेक्चर मेरा है यूट्यूब पर सभी आपको प्ले लिस्ट में दिखाई पड़ेगा, और प्ले लिस्ट में सबका शीर्षक दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है अंग्रेजी में या हिंदी में, तो उसको खोज करके देख करके आप अपना मनचाहा विषय पर जो लेक्चर है उसको सुन सकते हैं। तो बकास्त का दीजिएगा तो बकास्त के हिसाब से आप सुन सकते हैं, खोज सकते हैं। अगर सब्सक्राइब आप किए हुए हैं तो आसान है, आप खोजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद खोलिए और प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं, आगे लिखते हैं कि बकास्त ज़मीन है, रसीद कटता है, रेंट रोल नहीं मिल रहा है, सर्वे पदाधिकारी खाता बिहार गवर्नमेंट के नाम से खोलने जा रहे हैं, मार्गदर्शन। और ठीक है, बकास ज़मीन है, रसीद कट रहा है, रेंट रोल नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। खोजने का उपाय बता सकते हैं, रेंट रोल कहाँ मिलेगा। ये सवाल है कि कब ये हुआ, बकास ज़मीन का लगान का निर्धारण कब हुआ, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो जमींदारी जब उन्मूलन हुआ तो लगान निर्धारण करने का केस उसके बाद ही दिया गया होगा। तो जिस समय लगान निर्धारण का केस किया गया तो उस समय जिस पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया उसके कार्यालय में ये मिलेगा। अगर कहीं नहीं मिलेगा तो जिला के कचहरी में कलेक्टर के
रिकॉर्ड रूम में, कलेक्टेरिएट जिसको बोलते हैं, जिला अभिलेखागार में, वहाँ जाइएगा तो रेंट रोल मिल सकता है। उसके लिए तौजी नंबर, खाता नंबर, मौजा, गांव का नाम और ज़मींदार का नाम, ये सब बताइएगा तब मिलेगा। या रिटर्न जमाबंदी दिया गया हो तो रिटर्न जमाबंदी कंपनसेशन केस के हिसाब से रहता है, तो कंपनसेशन केस नंबर पता लगा करके बताइएगा। वहाँ पर जो स्टाफ रहता है, कर्मचारी रहता है या रिकॉर्ड कीपर रहता है, वो सब आसानी से खोज सकता है। कोई अच्छा जानकार लोअर कोर्ट में जो वकील हो उनको पकड़िए, सिविल वाले, या कोई पुराना मुंशी या ताइद, वकील का जो ताइद काम करते हैं उनको पकड़िए, तो वो खोज सकते हैं, तो आपको रेंट रोल मिल जाएगा। अब सर्वे पदाधिकारी गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आपके यहाँ सर्वे चल रहा है। तो अब सर्वे चल रहा है तो आप यही दिखाइए कि वकास ज़मीन था, इसका बंदोबस्ती हमको मिला है, कैसे आपको वकास से रईती बन गया और लगान का रसीद कैसे कटा, कब कटा, इसके बारे में आवेदन दीजिए। और वो खुद उनको कहिए कि आप अपना रिकॉर्ड मंगवाइए, सरकारें के विभाग में हम कहाँ से लाएंगे, रेंट रोल आप खोजिए। रेंट रोल जो बनता था वही फॉर्म एम है, फॉर्म एम करके आप आरटीआई में भी मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, और सर्वेक्षण पदाधिकारी को भी आवेदन दे सकते हैं कि वहाँ से मंगा लिया जाए, फॉर्म एम में मेरा नाम है। तो फॉर्म एम में आपका नाम है, इसका माने पक्का हो गया। इसलिए कि हम इस पर भी पहले बता चुके हैं कि जब कोई ज़मीन का लगान निर्धारण होता था तो ज़मींदार के आवेदन के आधार पर, या ज़मींदार ने जिसको बंदोबस्त कर दिया उसके आवेदन के आधार पर, तो वो आवेदन देने का एक फॉर्म था, वो फॉर्म था फॉर्म के, और उसके लिए नोटिस आम जनता को दिया जाता था, उसका फॉर्म है एल। और जब नोटिस के बाद कोई आपत्ति दिया, सुनवाई हुई, उसका आदेश पारित हुआ और लगान का निर्धारण हो गया, तो लगान निर्धारण के बाद जो लगान की निर्धारित राशि है उसमें एक फॉर्म बना दिया गया है, फॉर्म एम, उसी को रेंट रोल बोलते हैं। फॉर्म एम में रेंट रोल बना, उसमें रैयत का नाम, उसका खाता नंबर, मौजा और तौजी नंबर, अराजी और कितना लगान लगा, सब लिखा रहता है। तो वो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, वो सरकार के यहाँ मौजूद रहता है, वो जलता नहीं है, आज भी वो मौजूद ही होगा। तो इसलिए ये सफिशिएंट है। तो सर्वे पदाधिकारी को आपके नाम से खाता खोल देना चाहिए। अगर वो खाता नहीं खोलते हैं तो उनके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी, उनके यहाँ आप आवेदन दे सकते हैं। अगर उस पर भी वो आपका आवेदन का सुनवाई नहीं करते हैं तो सर्वे के सबसे वरीय पदाधिकारी जो होता है, डायरेक्टर ऑफ सर्वे, उसके यहाँ आवेदन दे सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन हर हालत में आपके नाम से ही खाता खुलेगा। उसके बाद प्रश्न है कुमारी निर्मला 1181 कुमारी निर्मला, ये यूट्यूब पर जो इन्होंने भेजा है, इनका हो सकता है ईमेल आईडी हो, ऐसा हमको अंदाज से लगता है। कुमारी निर्मला जी कहाँ से लिखती हैं और क्या करती हैं, इनसे पता नहीं चल रहा है प्रश्न से। इनका एक प्रश्न है कि 15 फरवरी को कोई सेल डीड इन्होंने करवाया है या इनके पास है सेल डीड, जिसमें ये बात लिखा हुआ है कि खसरा पंजी अप्राप्त है का मोहर लगा है। सेल डीड के ऊपर ऐसा कुछ मोहर लगा हुआ है, खसरा पंजी अप्राप्त है। तो इनका जानना है कि क्या प्रोब होगा, क्या प्रोब होगा, ये प्रश्न ही क्लियर है। प्रोब का मतलब तो ऐसे इंक्वायरी होता है, तो क्या इंक्वायरी होगा नहीं होगा, ये तो आप जहाँ मोहर लगा है उसी ऑफिस में आप पूछ सकते हैं। ये मोहर लगने से इंक्वायरी होगा कि नहीं होगा ये बताना और कहना मुश्किल है। खसरा पंजी अप्राप्त है, किस कारणवश लिखा गया है, इसकी जानकारी आप वहाँ से पूछ सकते हैं, आरटीआई में भी पूछ सकते हैं। और ये ज़मीन कैसा है, ये पूरा इसका इतिहास और भूगोल मालूम रहता, और कौन बेच रहा है, पहले सर्वे में क्या था और किस आधार पर बेच रहे हैं, टाइटल ऑफ पोजीशन का क्या डॉक्यूमेंट है, ये सब सारी बातें जानने के बारे में। और वो खसरा पंजी जो मोहर दिया हुआ है उसको देख करके कुछ बताया जा सकता है, कब वो मोहर पड़ा, किसने मोहर दिया, किस उद्देश्य से दिया, ये जाना जा सकता है। अन्यथा
ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मोहर लगने से अगर आपका सेल डीड रजिस्टर्ड हो गया है और उस पर मोहर लगा हुआ है, खसरा पंजी प्राप्त है, हो सकता है रजिस्ट्री विभाग से खसरा पंजी मांगा गया हो, वहाँ नहीं मिला हो, वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है, दिखाने के लिए कि आप जमीन आपने जो दिया है वो आपका खसरा पंजी में है कि नहीं, यानी कि खतियान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, सर्वे चल रहा होगा और सर्वे के दौरान अभी खतियान फाइनल पब्लिश नहीं हुआ है। तो खतियान फाइनल पब्लिश होने के पहले खसरा पंजी बनता है। तो हो सकता है वेरीफाई करने के लिए निबंधन विभाग द्वारा आप सर्वे विभाग से आपके नाम का खसरा पंजी मांग किया गया होगा। खसरा पंजी नहीं आया है तो उसको प्रत्याशा में वो आपका डीड रख लिया हो, रजिस्ट्री नहीं किया हो, तब आपको फिर जा कर के कहना होगा कि वहाँ से मंगाइए और देखिए खसरा पंजी मेरा नाम है, या आप खसरा पंजी का नकल लेकर के वहाँ से खुद ला के दे सकते हैं, तब आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। अगर रजिस्ट्री हो चुका है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, ये निबंधन कार्यालय का काम है, वहाँ से मंगवा के वेरीफाई करें। और डीड में नहीं लिखा हुआ है कुछ इसके बारे में, रजिस्टर्ड हो गया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है मधुबनी से, इनका नाम तो नहीं है लेकिन लिखते हैं @AJRY4CC, क्या करते हैं और क्या नाम है ये पता नहीं, जगह तो पता चल रहा है मधुबनी। ये लिखते हैं CS मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, पुराना खतियान में गैर मौजूदा मालिक नदी लिखा हुआ है, लेकिन रिविजनल सर्वे में ही रहती हुई जमीन हो गया है। अब इनका प्रश्न है कि रिविजनल सर्वे को निरस्त किया जा सकता है कि नहीं, या जमाबंदी निरस्त कराया जा सकता है कि नहीं। दोनों दो प्रश्न है। जमाबंदी निरस्त कराने की क्रिया अलग है और खतियान को निरस्त कराने की प्रक्रिया अलग है। खतियान को निरस्त कराने के लिए वहाँ पर जब सर्वे का कार्रवाई चलते रहता है तो सर्वे का अलग से कोर्ट बनता है, वो सिविल कोर्ट के तरह उसको पावर रहता है, रेवेन्यू अफसर का कोर्ट बनता है, वहाँ पर सिविल सूट जैसे होता है उसी तरह से सूट होता है। उस कोर्ट को ये अधिकार है, वो खतियान गलत हुआ है तो उसको निरस्त कर दे, या नया खतियान बनाने का या किसी व्यक्ति का नाम हटाने जोड़ने का वो आदेश पारित कर सके। तो वो अगर वहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट चल रहा है तो रेवेन्यू कोर्ट में केस किया जा सकता है, वहाँ से निरस्त हो सकता है। अगर रेवेन्यू कोर्ट नहीं चल रहा है, समाप्त हो गया और खतियान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, यानी कि फाइनली पब्लिकेशन हो चुका है, तब आप सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का मुकदमा ला सकते हैं। सिविल कोर्ट खतियान को सेट असाइड नहीं कर सकता है, वो कह सकता है कि खतियान की एंट्री गलत है, अमुक व्यक्ति का नाम इसमें है गलत है, अमुक व्यक्ति का इसमें टाइटिल है, या अमुक व्यक्ति का कब्जा है, ऐसा सिविल कोर्ट को अधिकार है करने का। दूसरा सवाल आपका है जमाबंदी निरस्त करने का। तो जमाबंदी अगर RS खतियान उसका नाम है और उसका जमाबंदी भी चल रहा है तो जमाबंदी निरस्त करने का प्रावधान पहले नहीं था। अब म्यूटेशन एक्ट में सेक्शन 9 में एडिशनल कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि जमाबंदी को निरस्त कर सकता है। कब करेगा? जब जमाबंदी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हो तब करेगा, उसकी अलग प्रक्रिया है। तो अगर आपका ये अभियोग है कि गलत तरीके से धोखाधड़ी करके वो कोई बना लिया है जमाबंदी, जिसको नाम में रहना चाहिए उसका नहीं है, गलत आदमी के नाम में बन गया है, तो आप एडिशनल कलेक्टर के यहाँ दरखास्त दे करके जमाबंदी निरस्त करवा सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है @जिब्रानामा S2582, ऐसा यूट्यूब पर ईमेल आईडी हो सकता है इनका, अंदाज से हम समझते हैं, लेकिन नाम और पता कुछ नहीं है, पेशा भी कुछ नहीं है। लेकिन प्रश्न इनका बहुत सही है और बहुत छोटा और सीधा है। फकीराना क्या होता है? इस पर भी हम पहले बता चुके हैं, जहाँ BT एक्ट का 181 का बताए थे और जागीर के बारे में बताए थे, वहाँ जैसे अभी गोरैती के बारे में बताए, उसी तरह से फकीराना भी होता है। फकीराना इज ऑल्सो ए ग्रांट। अब फकीर किसको कहते थे? उस जमाने में दो तरह के फकीर होते थे।
एक फकीर आम बोलचाल की भाषा में जो गरीब आदमी भीख मांग के अपना गुजारा करता है उसको फकीर कहते हैं। तो चूंकि मुस्लिम लोगों में जो फकीर होता था मांग करके अपना गुजारा करता था, वो जमींदार के यहाँ आता था जाता था, हो सकता है उसके मनोरंजन का भी कुछ काम करता हो फकीर के रूप में, या और किसी प्रकार का सोवा देता हो, या नहीं तो अपनी गरीबी के कारण उसको जमींदार ने कुछ जमीन दे दिया ग्रांट के रूप में, फकीर है उसके जीवन यापन के लिए दे दिया, या वहाँ जाके कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम या किसी और प्रकार का योगदान देता था जमींदार के दरबार में, तो किसी कारण से दे दिया तो वो भी ग्रांट हो गया, वो सदा सर्वदा के लिए उसको मिल जाता था, तो उसको जागीर फकीराना बोलते थे। और कुछ ऐसे भी फकीर होते थे जिनको शाह फकीर बोलते थे, जो ऊपर दर्जे के मुस्लिम कौम में जैसे हिंदू में ब्राह्मण होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उसी तरह के शाह फकीर लोग होते थे। वो सैयद शेख लोग होते थे जो फकीर होते थे और कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते थे या कुछ बताते थे, कोई धार्मिक शिक्षा देते थे। उन लोगों को भी उस सेवा के लिए जमींदार के तरफ से या नवाब या उस समय के बादशाह के तरफ से कुछ जमीन जायदाद उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके खाना खर्चा के लिए, उनके काम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता था, तो उसको भी फकीराना बोलते हैं। इसलिए अगर वैसे व्यक्ति मान लीजिए कोई सैयद शाह नसीरुद्दीन कोई थे मान लीजिए, तो उनको मिला जमींदार से, तो उनका खतियान में लिखा रहेगा रैयत के कॉलम में सैयद शाह नसीरुद्दीन, नीचे लिखा रहेगा फकीराना, या कॉलम दाहिने तरफ कॉलम में लिखा रहेगा फकीराना। इसका माने वो शाह फकीर थे, उनको जमींदार या नवाब या सरकार उस समय जो भी थी उसके तरफ से ये ग्रांट मिला था, तो उसी को फकीराना बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति को जागीर मिला फकीराना एज ए फकीर, उसका वो फिर रैयती हो गया, उसमें भी कोई लगान नहीं लगता था, वो भी रेंट फ्री ग्रांट होता था। यही हुआ फकीराना। पुराना डॉक्यूमेंट में खतियान में फकीराना मिलेगा, या पुराना कोई सेल डीड, गिफ्ट डीड या किसी तरह का लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो उसमें भी फकीराना मिलेगा। मान लिया किसी व्यक्ति को जागीर फकीराना मिला और वो व्यक्ति बाद में उस जमीन को जरूरत पड़ा था किसी को गिफ्ट कर दिया, तो उसमें वो लिख सकता है कि मेरा जागीर फकीराना है, हम इनको गिफ्ट कर रहे हैं, या हमको बेचने की आवश्यकता है, हम बेच रहे हैं, तो वहाँ भी फकीराना का जिक्र आवेगा। उसके बाद प्रश्न है रवि कुमार GU5 @Ravi Kumar GU5RY या GUSRY, ये इनका ईमेल आईडी हो सकता है। कहाँ से लिखे हैं, क्या करते हैं, ये नहीं पता चलता है। इनका प्रश्न है कि 1964 में इनके पूर्वज खरीदे थे गैर मजरूआ मालिक जमीन, रेंट उसका जो बेचने वाला था विक्रेता उसके नाम से रसीद कटता था 1957 से, और 57 के पहले उनके विक्रेता का जमींदारी रसीद भी कटा हुआ था, और जमाबंदी में भी इसका एंट्री है। तो इनका प्रश्न है कि वो रहती है कि नहीं, एकदम बिल्कुल रहती है। कई पहले भी गैर मजरूआ मालिक होने से क्या हुआ, गैर मजरूआ मालिक का जमीन का खरीद बिक्री हुआ, इसका माने मालिक ने ही बेचा होगा, या मालिक ने जिसको बंदोबस्त किया उसने बेचा होगा, या मालिक के मरने के बाद उसके बाल बच्चा जिसको उत्तराधिकार में मिला उसने बेचा होगा। तो कहीं न कहीं सेल डीड से ये पता चल जाएगा देखने से। तो अगर आपका प्रश्न को हम सही मान के चलते हैं कि गैर मजरूआ मालिक जमीन को 1964 में किसी व्यक्ति ने बेचा जिसको बेचने का हक था, और उसका रसीद भी 57 तक कट रहा था, तो उसको बेचने का हक था, और उसके पहले उसका जो वेंडर था उसका रसीद जमींदारी का कट रहा था, इसका माने ये पक्का जमीन है, और जमाबंदी में भी है तो और पक्का है। जमाबंदी में रहने के कारण है कि सरकार भी उसको रैयत मान रही है, इसलिए ये आपका जमीन रहती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है @राजीव दत्त 60, कहाँ से प्रश्न करते हैं, ये रेफरेंस देके @राजीव दत्त, और क्या करते हैं इन्होंने लिखा है। इनका प्रश्न भी बहुत कम्प्लेक्स है,
इनका कहना है कि सीलिंग से बचने के लिए बेटी के नाम से कर दिया, किसी व्यक्ति ने कर दिया सीलिंग से जमीन को बचाने के लिए बेटी के नाम से, लेकिन ये भेग है, बेटी के नाम से कर दिया, कहाँ कर दिया नाम से? कानून की भाषा में नाम से कर देने से तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब ये हो सकता है बेटी को दान दे दिया और उसके बाद उनका नाम म्यूटेशन करा दिया, या ये हो सकता है बेटी के नाम से सिर्फ रसीद कटा दिया, या बेटी को सेल कर दिया, क्या कर दिया? तो नाम कर देने से कुछ, कहाँ नाम कर दिया? या नाम में चिट्ठी में लिख दिया कि हम तुमको दे दिए हैं, जवानी दे दिया, कुछ सही सही जानना चाहिए। और ये नाम कहाँ है? अगर बेटी का नाम से रसीद कट रहा है तो खतियानी में हो जाता है बेटी, और आगे लिखते हैं खतियान में हो जाता है बेटी, खतियान भी बन गया। तो इसलिए प्रश्न थोड़ा संभल करके पूछिए और क्लियर लिखिए और क्लियर बात लिखिए तो समझ में आएगा। अंदाज से समझना पड़ता है, क्योंकि हमको ये सब केस करने का बहुत अनुभव है, इसलिए अपना अनुभव से और कानून का जो ज्ञान है उसके हिसाब से आपका आधा अधूरा प्रश्न को अपने समझ से हम समझ लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर हम पूरा नहीं समझें तो मेरा उत्तर भी गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। हम प्रश्न का विवेचना इसीलिए कर रहे हैं कि हम जो अंदाज लगा रहे हैं आपका प्रश्न से, आपकी मंशा का, वो सही है कि नहीं। आपके हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति था जो सीलिंग एक्ट से बचने के लिए अपने बेटी के नाम से जमीन दे दिया। चूंकि ऐसा कानून में लिखा हुआ था, सीलिंग एक्ट में कुछ समय दिया हुआ था कि कोई व्यक्ति अपने जमीन का दान बिक्री कर सकता है, तो वो दान बिक्री की मान्यता थी, जो समय निर्धारित था उसके अंतर का। अगर उस समय सीमा बीत गया तो वो मान्यता समाप्त हो गई। तो चूंकि उसका खतियान में नाम दर्ज हो गया, इसलिए हम मान के चलते हैं कि उसकी मान्यता थी और सही था। बेटी के नाम में कर दिया यानी कि बेटी के नाम में ट्रांसफर कर दिया, अपना हक हकूक को हस्तांतरित कर दिया। तो बेटी का राइट हो गया, बेटी का नाम खतियान में आ गया तो उसका रहिती हो गया। जब रहिती हो गया तो जमींदार का जो पटीदार है, कोपार्टनर, उसका आपने प्रश्न किया कि उसका राइट होगा कि नहीं। उसका कोई राइट नहीं होगा। जमींदार ने जब किया था जिस समय, तो देखिए जमींदार में भी जैसे कि कोई जमीन किसी एक व्यक्ति का होता है, वो इंडिविजुअल होता है। आपको पार्टनर क्या होता है? अगर आप वकील हैं तभी आपको पार्टनर समझ सकते हैं, अगर आप वकील नहीं तो कोपार्टनर से समझ सकते हैं। इजमाल खानदान या संयुक्त परिवार की संपत्ति और कोपार्टनरी प्रॉपर्टी दोनों में फर्क है, ये वकील लोग ही समझ सकते हैं। आम लोग को समझाने के लिए विशेष रूप से समझाना पड़ेगा। कोपार्टनरी कहते हैं 3 कुर्सी तक, अगर एक व्यक्ति है, उसका एक बेटा है और उसका बाद एक पोता है, एक परपोता है, तो वो नीचे परदादा से लेके परपोता तक ही सब मिला के कोपार्टनर कहलाता है। अब एक बेटा एक के बजाय 4 गो हो गया तो सभी कोपार्टनर्स हो गया, तो इन लोग का जो प्रॉपर्टी हो गया वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी हो गया। तो कोपार्टनरी जो है संयुक्त परिवार की एक छोटी संस्था, मान लीजिए संयुक्त परिवार एक बड़ी संस्था, उसी के अंदर एक छोटी संस्था है, तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में सभी का हक रहता है। लेकिन ये मालूम नहीं रहता है कि किसका कितना शेयर है। ये शेयर कब पता चलता है? जब बंटवारा होता है या कोई बंटवारा का मांग करता है या कोई कोपार्टनर मर जाता है, तब उसका पता चलता है। ऐसे मोटा मोटी मान लीजिए कि 4 कोपार्टनर है तो लोग समझते हैं कि चारों का बराबर बराबर होगा तो 4 हिस्सा होगा, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा घटते बढ़ते रहता है। अगर 4 भाई है और एक भाई और पैदा हो गया तो 4 आना से घट करके उसका 20 पैसा हो गया, शेयर घट जाएगा। अगर एक भाई मर गया तो 4 आना से घट करके 3 भाई बचा तो 1/3 हो गया, 33 पैसा हो गया, 25 पैसा बढ़ गया। तो मरने से बाकी लोग का शेयर बढ़ जाता है और जन्म लेने से बाकी लोग का शेयर घट जाता है। तो इसको बोलते हैं घट बढ़ होते रहता है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। तो अगर जिस समय जमींदार ने बेटी को दिया था वो जमींदार स्वयं था, अकेले जमींदार था, तो उसका कोई पार्टनर नहीं था, यानी कि जमींदारी भी इजमाल में हो सकता था। 10 व्यक्ति का एक, अमूमन ऐसा कम होता था। अगर ओरिजिनल जमींदार मर गया तो मरने के बाद उसके जितने बाल बच्चे थे वो कोपार्टनर्स के रूप में वो ज्वाइंट जमींदार माने जाते थे। कोपार्टनर लैंडलॉर्ड उसको बोलते थे, कोपार्टनर लैंडलॉर्ड बोलते थे। तो अगर ये केस कोपार्टनर लैंडलॉर्ड का है और एक लैंडलॉर्ड ने अपने बेटी को दिया,
तो वो सिर्फ अपने शेयर का ही दे सकता था। अगर अपने शेयर का नहीं दिया है, शेयर का डिवीजन नहीं हुआ है, तो वो गलत हुआ है, तो उससे लीड ही इनवैलिड है, चाहे सीलिंग एक्ट के द्वारा दे या अलग से दे। और तब उसमें को पार्टनर लोग चैलेंज कर सकता है कि गलत किया है। लेकिन अगर वो खुद जमींदार था और कोई को पार्टनर का उसमें ज्वाइंट इंटरेस्ट नहीं था, तो को पार्टनर लोग को बाद में खतियान बनने के बाद या आज के तारीख में कोई मुकदमा लाने का अधिकार नहीं है। उसमें वो दावा करेंगे तो दावा नहीं चलेगा और दावा गलत होगा, उनको कोई राइट नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है सुरेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट, त्रिवेणीगंज। इनका व्हाट्सएप पर भी इन्होंने प्रश्न किया था। 2 बार इन्होंने घुमा फिरा के उसी बात को प्रश्न किया है। इनका कहना है गैर मजरूआ खास का सेटलमेंट कर दिया गया एसडीओ द्वारा, उसका अपील कहाँ होगा या रिवीजन कहाँ होगा। दूसरा इन्होंने प्रश्न किया था कि गैर मजरूआ जमीन को कौन बंदोबस्त कर सकता है। अब पहले भी सेटलमेंट के बारे में शायद इनको भी मैंने जवाब दिया था और जनरल लेक्चर में भी मैंने कहा था, सेटलमेंट का अलग अलग कानून में अलग अलग प्रावधान है। तो ये जहाँ पर ही पूछते हैं कि सेटलमेंट का अधिकार जिस पदाधिकारी ने किया है उसका अपीलीय पदाधिकार या रिविजनल पदाधिकार कौन है, तो ये जानना जरूरी है कि किस कानून के तहत उस सेटलमेंट हुआ गया और जिस पदाधिकारी ने सेटलमेंट किया उसको अधिकार था कि नहीं उस कानून में, उसी कानून में देखा जाएगा और उसी कानून में अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी देखा जाएगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस कानूनी प्रावधान में एसडीओ ने सेटलमेंट किया है, क्योंकि कई कानून है जिसमें कि सेटलमेंट होता है, हम बता चुके हैं। लैंड सीलिंग एक्ट में भी सेटलमेंट होता है, प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट में भी होता है, लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में भी होता है, बीटी एक्ट में भी होता है। सेटलमेंट का बहुत सारा कानून है जिसके तहत होता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी सेटलमेंट होता है और भी कई एक्ट है जिसमें सेटलमेंट का प्रावधान है। तो वो सेटलमेंट जिस एक्ट में हुआ उसके आगे की प्रक्रिया उसी एक्ट में मिलेगा। पहले ये समझिए, ये पता कीजिए, तब बताया जाएगा। ऐसे जनरल सभी पर तो एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, हर एक्ट का तो बहुत सा लंबा होगा। अगर समय मिलेगा तो उस पर एक अलग से भी, खास करके प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट का ज़्यादा मामला आता है, उस पर एक लेक्चर हम कोशिश करेंगे आगे वाले लेक्चर में एक अलग से स्पेशल लेक्चर बनाने का और आप लोग को सुनाने का, ताकि सभी लोग बराबर प्रश्न पूछते हैं और कन्फ्यूजन रहता है। इसमें हाई कोर्ट में केसेज भी बहुत आता है आजकल हम लोग के पास, जिसमें देखते हैं कि किसी को सही पता ही नहीं रहता है, न एसडीओ को पता है, न डीएम को पता है, न सीओ को पता है किसको क्या ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऑर्डर करने वाला भी गलत करता है, अपील रिवीजन करने के लिए जहाँ जाना चाहिए तो वकीलों से भी गलती हो जाती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर आगे के लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी यही सुरेंद्र कुमार यादव जी, आप चूंकि एडवोकेट हैं तो एडवोकेट की तरह से सोचिए, विचारिए और उसी तरह से प्रश्न कीजिए। आपको व्हाट्सएप पर हमने रिप्लाई भी दे दिया है कि आपका जो बंदोबस्ती करने का फॉर्म है या बंदोबस्ती का परमाना है या बंदोबस्ती का जो पर्चा है उसका फोटोकॉपी हमको भेज दीजिए, तो हम आपको बता देंगे देख के, या ये देख के बताइए पर्चा पढ़ के कि किस कानून के किस धारा में वो सेटलमेंट किया गया है। ये 2 काम आप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर भी जवाब दे दिए हैं, आप देख लीजिए और तब आपका जवाब हम सही और सटीक बता देंगे। आपका कहाँ सॉल्यूशन होगा ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न है प्रियेश कुमार का। प्रियेश ये दुकानदार हैं आरा से। इनका प्रश्न तो लंबा चौड़ा लिखे हैं, लेकिन जो हम समझ रहे हैं, इनका प्रश्न है खास महाल से संबंधित। खास महाल से संबंधित कहते हैं कब फ्री होल्ड माना जाएगा और कब फॉर बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में ये सब कुछ कानून की बात करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है। तो लिखते हैं दुकान सिर्फ लिखते हैं, अंदाज से हम समझ रहे हैं शॉपकीपर। ये सब प्रश्न तो कोई वकील ही या बहुत विद्वान या अनुभवी आदमी ही कर सकता है। आम आदमी को खास महाल क्या है इसकी जानकारी नहीं है। अब खास महाल का BLR एक्ट से क्या मतलब है, आपको क्या मतलब है? आपका प्रश्न का सीधा जवाब यही है कि जो जमीन खास महाल का है उसका मतलब खास महाल डायरेक्ट गवर्नमेंट का। आज के तारीख में गवर्नमेंट का अधिकार हुआ जमींदारी उन्मूलन के बाद।
लेकिन जमींदारी रहते हुए भी बिहार सरकार नहीं था उस समय, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था सरकार था, तो उसका प्रतिनिधि जो रहता था गवर्नर जनरल होता था। और यहाँ पर जो गवर्नर होता था राज्य में, उस समय स्टेट नहीं कहलाता था, उस समय प्रोविंस कहलाता था। तो बिहार प्रोविंस का जो हेड होता था गवर्नर, उसके डायरेक्ट अधिकार में रहता था, तो उसका सबसे डायरेक्ट प्रतिनिधि होता था डीएम। तो जो जमीन अंग्रेजी शासन काल में जमींदारी के समय में अंग्रेजों के डायरेक्ट कब्जा दखल में कलेक्टर के यानी कि खास कब्जा दखल में रहता था, वो कलेक्टर का खास महाल जमीन कहलाता था। उसका सारा मालिक कलेक्टर या सरकार होता था और सारा दस्तावेज उसी के पास रहता था। वो जमीन किसी भी रैयत को रहने के लिए, मकान दुकान के लिए देता था और उससे किराया लेता था। तो वो जो देता था 2-3 तरह का उसमें भी होता था। परमानेंट सेटलमेंट भी मिलेगा। जो परमानेंट सेटलमेंट का दिया एक तरह से वो लीज ही होता था। और 33 ईयर्स और 99 ईयर्स और 66 ईयर्स, जैसे पटना में, आरा में बहुत जगह ऐसा है जो लिमिटेड पीरियड के लिए लीज होता था। तो खास महाल की जमीन हमेशा से सरकार की ही रहेगी। आज भी वो, आज अब वो बिहार सरकार की, अंग्रेज सरकार के जगह पर अब आज भी वो कलेक्टर के ही कंट्रोल में है और उसका सारा रिकॉर्ड कलेक्टर के ऑफिस में ही रहता है। आज भी उसका जो भी खास महाल का जमीन है वो सरकार का ही माना जाता है। और उसमें जो मकान दुकान बना हुआ है, उसमें जो रह रहे हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल से, वो लोग समझते हैं कि मेरा मौरूसी है, हम 2-3 जनरेशन से रह रहे हैं, लेकिन उसके एक्चुअल मालिक नहीं है। उनको लीज होल्ड राइट है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड नहीं हो सकता है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनाई जा सकती है। उसका सर्टेन चार्ज ले करके सरकार को अधिकार है उसको फ्री होल्ड में बदला जा सकता है। वो प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है। एक बार जैसे कहा है कि जैसे आप लीज लिए तो माने आप किराया पर लिए, पट्टा किराया एक ही चीज है। तो वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट। आप एक बार टेनेंट बन गए, आप किराएदार बन गए, हजारों वर्ष तक रहेंगे तो आप किराएदारे रहेंगे। इसे कहावत नहीं है, चेरी छोड़ने कहा रानी, कोई अगर नौकरानी है तो कभी वो रानी नहीं बन सकती है। तो एक टेनेंट होता है लीज होल्ड में, वो लेसी जो होता है वो टेनेंट होता है, वो कभी भी मालिक नहीं हो सकता। हाँ, जैसे मान लिए कि आप किसी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर लगा दिए, तो जब तक रहेगा वो किराया देते रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसी को हम मकान दे दें तो आपको बेचने का अधिकार है। उसी तरह से सरकार को परमानेंट सेटलमेंट करने का अधिकार है। तो परमानेंट सेटल कर दिया तो फ्री होल्ड आपका हो गया, आप उसके मालिक हो गए, आप खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप 33 साल और 99 साल का लीज भी है आपको, तो जितना दिन का लीज है उसके अंदर अपना लीज होल्ड राइट का भी खरीद बिक्री आप कर सकते हैं, वो अधिकार आपको है। लेकिन वो जनरल ऐसे आसानी तरीके से वो फ्री होल्ड नहीं माना जा सकता है। खास महाल का जमीन हमेशा खास महाल का रहेगा, फ्री होल्ड नहीं रहेगा। तो आज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।